Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 4 कंटेम्प्रोरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स लेसन 23 चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी जो कि सिविक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, today we are going to study lesson 23 which is challenges to Indian democracy. We are proud to be the largest democracy in the world. For more than 65 years, we have witnessed the conduct of successful elections, peaceful changes of government at the center and in the states, people exercising freedom of expression, movement and religion. India has also been developing and transforming economically and socially. At the same time, we quite often listen complaints about prevalent inequalities, injustice, or non-fulfillment of expectation of certain sections of the society. These people do not feel themselves participative in the democratic process. You may ask why it is so. You have already read in earlier unit that democracy means government of the people, for the people and by the people. It means democracy is not limited to just a process of election but also fulfilling social and economic aspirations of the people. In India, we keep on debating these various aspects of democracy and its achievements and challenges. For a better understanding of the same, we discuss this in this lesson. तो हम लोग को गर्व है कि हम लोग विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और यहाँ पे 65 ईयर्स से भी ज्यादा है कि हम लोगों ने सक्सेसफुल इलेक्शंस को कंडक्ट किया है, पीसफुली गवर्नमेंट को चेंजेस किया है सेंटर एज वेल एज इन स्टेट्स में, एंड जो पीपल है वो अपने एक्सप्रेशन मूवमेंट एंड रिलीजन्स को फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं। इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा हम लोग के पास क्या है, इंडिया के पास एक डेवलपिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग है। हम लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल। सेम टाइम हम लोग के पास कंप्लेन्स हैं एंड बहुत सारे इनक्वालिटीज भी आते हैं, मीन्स असमानता है, अन्याय है और बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्टेशंस है हमारे सोसाइटी के सेक्शंस को जिसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। एंड ये जो पीपल है वो उनको ये महसूस हो रहा है कि ये लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों क्वेश्चन है, मिस ऐसा क्यों है, आपके पास ये क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब कि जो डेमोक्रेसी है सिर्फ इलेक्शन के प्रोसेस तक ही लिमिट नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो लोगों के एस्पिरेशन है सोशल और इकोनॉमिक उसको फुलफिल करना भी है। और हम लोग भारत में इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के ऊपर कि इसके क्या क्या अचीवमेंट्स है और क्या क्या चैलेंजेस है, और इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस लेसन में डिस्कस करने वाले। अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, लेट अस बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड द कंडीशंस दैट आर एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेसफुल फंक्शनिंग। दिस विल हेल्प अस इन अप्रिशिएटिंग द चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेमोक्रेसी के मतलब को समझते हैं और ऐसा कौन सा कंडीशंस एसेंशियल है जिससे डेमोक्रेसी सक्सेसफुली फंक्शन कर सके, एंड ये आपको हेल्प करेगा इंडियन डेमोक्रेसी के चैलेंजेस को समझने में। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, look back, former president of the United States of America Abraham Lincoln said, democracy is a government of the people, for the people and by the people. The term democracy comes from the Greek word demokratia, which means rule of the people. It was coined from two words, demos, that means people, and kratos, which refers to power. That is, in a democracy, the power rests with the people. Thus, meaning is based on the experiences of the
governments that existed in some of the Greek city-states, notably Athens. And today also democracy is defined as a form of government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation as well involving periodic free elections. When you examine the definitions of democracy as suggested above, you will find that most of those definitions define democracy as a form of government which is run by the elected representatives. तो हम लोग अभी पीछे की ओर चलते पीछे देखते तो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अब्राहम लिंकन। उन्होंने क्या बताया कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि पीपल के लिए है, पीपल से रिलेटेड है एंड उनके द्वारा ही चलाया जाता है। जैसे कि जो टर्म डेमोक्रेसी है ये ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है। इसका मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल यानी कि लोगों के शासन। और ये दो वर्ड से डेमोस मतलब होता है पीपल एंड क्राटोस मीन्स होता है पावर। इट मीन्स जो डेमोक्रेसी है इसमें जो पावर है वो लोगों के साथ है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी एक्सपीरियंसेस है गवर्नमेंट्स के वो जो एडजस्ट करते हैं वो ग्रीक सिटी स्टेट से है, नोटेबली एथेंस वासियों का ये दिया हुआ है। एंड आज जो डेमोक्रेसी है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें सुप्रीम पावर है वो लोगों के साथ है एंड वो लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक सिस्टम के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को पीरियोडिक फ्री इलेक्शन से चुनते हैं। जब आप डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस को एग्जामिन करोगे तो जैसा आपने ऊपर पाया है देखा है तो वैसे ही आप यहाँ पे भी पाओगे कि ये जो डेफिनेशंस है डेमोक्रेसी के इसमें एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चलाया जाता है गवर्नमेंट को। This statement defines democracy in the political context. But should democracy be defined only in the political context? Thus, this concept have not equal, if not more, relevance in the social context or even in relation to self in our daily life. तो ये जो statements है जो डेमोक्रेसी का definition है वो सिर्फ political context में, लेकिन क्या सिर्फ डेमोक्रेसी को हम लोग political context में define कर सकते हैं? ये concept इक्वल नहीं है। अगर ये नहीं है तो इससे ज्यादा रेलिवेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मैकवर ऑब्जर्व्स democracy is not a way of governing whether by majority or otherwise but primarily a way of determining who shall govern and broadly to what ends। जो मैकवर थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो डेमोक्रेसी है वो गवर्निंग का सिर्फ वे नहीं है जहाँ पे मेजोरिटी या फिर जो लोग हैं वो गवर्न करेंगे, बल्कि ये डिटरमाइन करता है कि कौन गवर्न करेगा और इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। Which aspect of democracy is reflected in this definition, political, social, or self? You have seen above that in the present age, democracy is not just not limited to political democracy. It means more than a mere form of government. In its comprehensive form, democracy means or out to mean a form of government, a type of state, a pattern of social system, a design of economic order, and a way of life and culture. Therefore, when we say that India is a democracy, we mean not only that its political institutions and processes are democratic, but also that the Indian society and every Indian citizen is democratic, reflecting basic democratic values of equality, liberty, fraternity, secularism, and justice in the social environment and individual behavior. तो आप लोगों ने देखा कि जो प्रेजेंट एज है जिसमें जो डेमोक्रेसी है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड। इसका मतलब कि गवर्नमेंट का मेयर फॉर्म है जिसमें कुछ डेमोक्रेसी के मतलब निकल के आते हैं कि एक गवर्नमेंट का फॉर्म है, स्टेट का टाइप है, सोशल सिस्टम का पैटर्न है, इकोनॉमिक ऑर्डर का डिजाइन है एंड लाइफ और कल्चर का तरीका है ये डेमोक्रेसी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग जब भी कहते हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो इंडिया जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से या फिर उसकी प्रोसेस से है। इसके अलावा जो इंडियन सोसाइटी है इसके हर एक जो सिटीजन है वो भी डेमोक्रेटिक है एंड वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस ये सब चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं सोशल एनवायरनमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल बिहेवियर के थ्रू। Essential conditions for democracy. A system can be termed as a genuine and comprehensive democracy only when it fulfills both political and socio-economic aspects of people's participation and satisfaction. Let us identify those. There may be two major categories: political conditions and social and economic conditions. The fulfillment of the first leads to political democracy and the second as social democracy. एक सिस्टम को हम लोग तभी जेन्युइन बता सकते हैं फिर कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी बता सकते हैं जब
ये दोनों चीज को फुलफिल करे, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो लोगों के पार्टिसिपेशन का और सेटिस्फैक्शन का। चलिए हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे दो मेजर कैटेगरीज है, एक है पॉलिटिकल कंडीशंस और दूसरा है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, जिसमें जो लोग है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो फुलफिल करते हैं लोगों के सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को, वहीं पे जो सोशल डेमोक्रेसी है वो लोगों को सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फुलफिल करती है। ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड द foremost are political conditions of democracy. It is essential that for a system to be democratic, we must adopt a constitution and laws that vest supreme power in the people. The human rights and fundamental rights such as equality, liberty of thought and expression, belief, movement, communication and association must be protected by the constitution. The democratic system has to have universal adult franchise as the basis of electing representatives at various levels of government. Moreover, opportunities for political participation of all the citizens, not only in elections at regular interval, but also in other aspects of the political process have to be made available. There has to be a responsible government in which the executive is answerable to the legislature. The legislature to the people and the judiciary to remain independent. Political institutions like political parties and interest and pressure groups, associations, various non-governmental organizations must be functional for expressing popular needs, demands, and grievances. A democratic system is strengthened if it maintains an enlightened public opinion in its various forms through free press and other communication processes. Political democracy is thus one which incorporates all the above political traits. Can you think of a few more examples of democracy, especially in the context of the ideas discussed in the previous lessons? जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट है वो है पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेसी, और ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एसेंशियल है। और हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इसके लॉज, इसके जो भी सुप्रीम पावर है वो लोगों के साथ है। एंड जो ह्यूमन राइट्स है हमारे और फंडामेंटल राइट्स है जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, मूवमेंट, कम्युनिकेशन, एसोसिएशन, ये सब हमारे संविधान के द्वारा सुरक्षित है। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जिसमें इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्शन होता है। इन सब के अलावा अपॉर्चुनिटीज है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कि जितने भी सिटीजन्स हैं सिर्फ ना वो इलेक्शंस में वो रेगुलर इंटरवल पे पार्टिसिपेट करें बल्कि पॉलिटिकल प्रोसेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे भी वो अपना पार्टिसिपेशन को शो करे। एंड यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जो कि एग्जीक्यूटिव और आंसरेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, एंड जो लेजिस्लेचर है वो लोगों के लिए और जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है। हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स जो कि एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं, ये सब फंक्शनल है एंड ये एक्सप्रेस करते हैं अपने पॉपुलर नीड्स, डिमांड्स एंड ग्रीवेंसेस को। डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रेंथ करता है एंड मेंटेन करता है हमारे पब्लिक ओपिनियन को एंड इसके अलग अलग फॉर्म को, फ्री प्रेस एंड अदर कम्युनिकेशन प्रोसेसेस को। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या इनकॉर्पोरेट करता है, जितने भी पॉलिटिकल ट्रेट्स होते हैं उन सभी को ये इनकॉर्पोरेट करता है। क्या आप सोच सकते हैं कुछ एसेंशियल डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी की और क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडियाज ऑफ डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेसन। हम लोगों ने जिस आइडियाज पे प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सोचना है कि और डेमोक्रेसी की क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है। You may also be interested in knowing the social and economic conditions of democracy. A democratic system has to ensure that the social development is in tune with democratic values and norms reflecting equality of social status and opportunities for development, social security, and social welfare. Citizens must avail opportunities of universal and compulsory education. They must also be enabled to utilize means of economic development. The fruits of economic development must reach all and especially to the poor and the deprived sections of the society. Socio-economic development of the people strengthens social democracy. आप लोग ये इसमें भी इंटरेस्ट होंगे कि आप सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो डेमोक्रेसी के उसके जानने में भी आप इंटरेस्टेड होंगे। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि जितने भी सोशल डेवलपमेंट है वो ट्यून में हो एंड इसके साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो एंड नॉर्म्स हो जो कि सोशल स्टेटस के इक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता हो, सबके लिए डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो, सोशल सिक्योरिटी हो एंड सोशल वेलफेयर हो, मीन सबकी सुरक्षा एंड सबकी भलाई। जितने भी सिटीजन है उनके पास अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन के,
एंड वो इनेबल होनी चाहिए एटलाइज मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी फ्रूट्स है वो सब तक पहुंचना चाहिए, स्पेशली जो गरीब हैं एंड जो डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं हमारी सोसाइटी से, उन तक तो ये फ्रूट्स पहुंचने ही चाहिए। एंड ये जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लोगों को स्ट्रेंथ देता है सोशल डेमोक्रेसी के लिए। Now, based on your understanding, try to solve in text questions 23.1. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.